भारत राजस्थान में सबसे पहले बात 10 बजे की 4 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत भरी खबर की। ऐसा 62 दिन बाद हुआ जब संक्रमित मरीजों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या आई है। बात लॉकडाउन के दूसरे दिन की भी होगी। लोग घरों में बहुत जरूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। अगले 15 दिनों तक सीएम ने सचेत रहने के निर्देश दिए और कहा कि 15 दिन तक संभल जाइए। इसके साथ ही बात होगी शौर्य के धमक की, यानी पोखरण की। आज ही के दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। आज उसके 23 बरस बीत चुके हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं टॉप 10 कोरोना में। कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत भरी खबर है। यहां सोमवार को 3,29,389 नए संक्रमितों की पहचान हुई, लेकिन 3,55,000 संक्रमित ठीक भी हो गए। 62 दिन बाद ऐसा हुआ जब नए मरीजों से ज्यादा मरीजों ने महामारी को मात दी। इससे पहले 9 मार्च को 17,873 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई थी और 20,643 लोग ठीक हुए थे। ये भी राहत की खबर है कि सोमवार को मिले नए संक्रमितों की संख्या पिछले 15 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 26 अप्रैल को 3,19,000 मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में 3,877 लोगों ने इस महामारी से जान गंवाई। इसके साथ ही एक्टिव केस में 30,412 की कमी आई है। इससे पहले 9 मार्च को एक्टिव केस में 2,909 की कमी हुई थी। और कोरोना पर आज सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है। सर्वदलीय बैठक दोपहर 12 बजे होगी और वीसी के जरिए इस बैठक का आयोजन होगा। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में यह मीटिंग की जाएगी। बढ़ते केस को लेकर मंथन होगा। वीसी के जरिए सभी नेता इसमें शामिल होंगे। तो इस सर्वदलीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग सभी पार्टी के राजस्थान में नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ेंगे। 12 बजे बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बढ़ते कोरोना केसेस पर चर्चा होगी। दूसरी पार्टियों से भी, उनके नेताओं से भी मशवरा किया जाएगा। क्या कुछ रहता है, क्या सुझाव आते हैं, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और जो 15 दिन का लॉकडाउन लगा है, इसको लेकर भी बातचीत इसमें की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, सर्वदलीय बैठक है, दूसरी पार्टी के बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे, मशवरे दिए जा सकते हैं। क्या कुछ बाकी के बिंदु रहने वाले इस बैठक में? दिनेश। अब बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है और लगातार ये बात कही जा रही है सत्ता पक्ष द्वारा भी और विपक्ष द्वारा भी कि ये लड़ाई किसी एक दल की नहीं है, ना किसी जाति की है, ना किसी धर्म की है। ये लड़ाई जो है वो सबको मिलकर लड़नी है और यही वजह है कि सबका सहयोग इसमें जरूरी है। इसीलिए आज ये सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई है। सभी के सुझाव इसमें लिए जाएंगे। सत्ता पक्ष के लोग रहेंगे, विपक्ष के लोग भी रहेंगे और जो दूसरी पार्टियां हैं प्रदेश में उनके जनप्रतिनिधि और नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सब अपने अपने सुझाव देंगे कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण को थामने में मददगार जो है वो साबित हो सकते हैं। और जिस तरीके से प्रदेश में लगातार ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी महसूस की जा रही है, तो पक्ष और विपक्ष मिलकर एक साथ केंद्र से मदद की गुहार भी कर सकते हैं। केंद्र से मदद मांगी जा सकती है कि राजस्थान में जिस तरह के हालात बन चले हैं उसमें विशेष मदद करने की आवश्यकता है केंद्र को। तो 12 बजे वीसी के जरिए ये तमाम नेता जुटेंगे, मंथन करेंगे, सुझाव देंगे और आने वाले दिनों में सरकार जो है ये जो सुझाव आएंगे इन पर अमल भी करेगी। जो भी अच्छे सुझाव आएंगे उन पर अमल सरकार द्वारा किया जाएगा। कल भी दूसरे दलों के जो है नेता वो जुड़े थे वीसी के जरिए और सभी ने ये अपील की थी प्रदेशवासियों से कि ये लड़ाई जो है वो सभी की है। सबको आत्म अनुशासन रखने की आवश्यकता है। लोग जब तक लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, तब तक ये संक्रमण की चेन तोड़ना बहुत मुश्किल है। और मुख्यमंत्री ने खुद ये बात कही है कि ये जो 15 दिन है लॉकडाउन के, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये 15 दिन अगर हमने अच्छी तरीके से गुजार लिए तो संक्रमण का ग्राफ नीचे आता चला जाएगा। अन्यथा जो है वो सरकारों के लिए भी बहुत मुश्किल होगी और संक्रमण को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से संक्रमण अब युवाओं में तेजी से फैल रहा है, ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहा है, तो उसे लेकर चिंता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और सभी को मिलजुल कर इसमें जो है मदद की आवश्यकता है। तो दूसरे दलों के लोग किस तरीके से मदद कर सकते हैं, उनकी अपील कितनी कारगर साबित हो सकती है लोगों से, तो ये तमाम बिंदुओं पर जो है वो विचार किया जा रहा है और इसीलिए आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जी दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
और वहीं इससे पहले कल सीएम गहलोत ने जनप्रतिनिधियों के साथ मेगा संवाद किया। संवाद के दौरान ग्रामीण इलाकों में बढ़ते संक्रमण को लेकर भी चर्चा की गई। और इस महासंवाद की बड़ी बात है, 15 मई तक मनरेगा कार्य पूरी तरीके से बंद रहेगा। गांव तक दवाइयां पहुंचाने पर फोकस है। दूसरी लहर का फैलाव बड़ी तेजी से हुआ। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर भी बड़ी चुनौती है। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। नहीं संभले तो 15 दिन बाद हालात बेकाबू हो जाएंगे। इस रूप में मैं समझता हूं कि हम सब मिलकर अगर लग जाएंगे तो हमारे यहाँ जो ग्राफ बना है 90 डिग्री का बन गया है, बढ़ते जा रहा, उस पर रोक लगी है। पिछले जो 2 अटेम्प्ट हुए थे, जन अनुशासन पखवाड़ा का भी हुआ, रेड अलर्ट का भी हुआ, उसका असर पड़ा है। पिछले 5-6 दिन से जो है ग्राफ लगभग उसी रेंज में आ रहे हैं। संख्या चाहे संक्रमितों की हो 14, 15, 16 हजार के आसपास, और चाहे मरने वालों की हो, तो अदरवाइज तो ये 160 की बजाय अभी तक तो 200-250 तक पहुंच जाता। इसलिए जो कुछ भी कर सकते अपन कर रहे हैं, उसका लाभ मिल रहा है। ये 15 दिन अपने बिता दिए अगर ढंग से, तो आप निश्चिंत रहें, 15 दिन के अंदर अंदर मुझे पूरा यकीन है कि आप सबके आशीर्वाद से हम लोग फ्लैट हो जाएंगे, नीचे आने लग जाएगा कर्व, संक्रमितों की संख्या भी और मृतकों की संख्या भी। वो हमारे लिए सुकून की बात होगी। को, बच्चों को और गर्भवती महिलाओं पे ज़्यादा अटैक कर रहा है। और नंबर 4 बहुत चिंता वाली बात है कि गांव में घुस गया है। गांव में घुसना बहुत विस्फोटक स्थिति होती है। शहरों में सीमित था, सबने कंट्रोल किया, हम कामयाब भी हुए, क्योंकि पॉपुलेशन पास में होती है, साधन सब मौजूद होते हैं, बड़े बड़े अस्पताल सब शहरों के अंदर हैं। इस बार जब विस्फोट जो हुआ अचानक ही दूसरी वेव का, उसमें गांव में घुसने के बाद में 3-4 दिन में ही, क्योंकि ये इतना घातक है, 3-4 दिन में ये फेफड़ों में पहुंच जाता है, लंग्स में पहुंच जाता है, ऑक्सीजन गिर जाता है। व्यक्ति देखता है कि मुझे जुकाम, खांसी, बुखार हो गया होगा, ठीक हो जाऊंगा मैं, और 3-4 दिन में जब एकदम ऑक्सीजन कम होता है और वो तकलीफ में आता है, शहर में आता, तब तक उसकी स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। जैसे मेरे कई पूर्व वक्तों ने कहा, लंग्स में निमोनिया हो जाते हैं। उन हालतों में ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं, टीवी के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से शमशान की सीन बताए जा रहे हैं, किस प्रकार से ऑक्सीजन को लेके टैक्सियों में और एम्बुलेंस में इलाज चल रहे हैं, किस प्रकार से 2-2 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। ये खबरें आती है तो दिल दहल जाता है, पता नहीं 2 घंटे बाद क्या होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो उस अस्पताल में होगा क्या। अभी 3 दिन पहले 24 लोग मारे गए अचानक सरकारी अस्पताल के अंदर, कर्नाटका के अंदर, ऑक्सीजन सप्लाई समाप्त हो गई। ऐसे हालात की किसी ने कल्पना नहीं की थी। और बीकानेर में ऑक्सीजन की कालाबाजारी सामने आई। मुख्य आरोपी भुवनेश शर्मा गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पीबीएम अस्पताल का नर्सिंग कर्मचारी है, गिरोह बनाकर कालाबाजारी कर रहा था। आरोपी के ठिकाने से 39 सिलेंडर बरामद किए गए। गिरोह के अन्य साथियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये नर्सिंग कर्मी था पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर। इसके घर से तकरीबन 40 ऑक्सीजन के सिलेंडर बरामद किए गए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे लोग इस समय कैसे लोगों की सांसों का सौदा कर रहे हैं, कैसे मौत को बाजार में मौत का सौदा किया जा रहा है। आरोपी भुवनेश शर्मा बीकानेर से गिरफ्तार। ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोप में 39 सिलेंडर इसके घर पर जब्त किए गए। इसके साथ कुछ और भी साथी थे जो मिलकर इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। पुलिस उन साथियों की तलाश भी कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे
बीकानेर संवाददाता विक्रम जगरवाल के साथ। विक्रम, ये जो लोग हैं जो इस तरह की कालाबाजारी कर रहे हैं, ये इन लोगों की तुलना उनसे की जा सकती है जब युद्ध के बाद में सबके शव मैदान में पड़े रहते हैं और गिद्ध उनको नोचने के लिए आ जाता है। ये वही गिद्ध है विक्रम। कितने लोग पुलिस के हत्थे चढ़े और कितनों की गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस महामारी के दौर में जिस तरीके से जो ये नर्सिंग कर्मचारी या मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, जिनका काम मूल सेवा होना चाहिए, लेकिन वो सेवा छोड़कर कालाबाजारी के इस गिरोह में जुड़े हुए हैं। अभी तक पुलिस ने जो है वो 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कल जो ये मुख्य आरोपी है भुवनेश शर्मा, इसे गिरफ्तार किया गया है। और भुवनेश शर्मा जो है वो पीबीएम अस्पताल का नर्सिंग कर्मचारी है और ये लंबे समय से सरकारी सेवा के साथ साथ में एम्बुलेंस और ऑक्सीजन के साथ साथ जो मेडिकल उपकरण हैं उनको किराए पर देने का काम करता है। और पुलिस की जांच में जो ये सामने आया है कि ये बहुत बड़ा एक रैकेट चलाता है, जिसमें इसके तार जो हैं वो जयपुर के निजी अस्पतालों तक भी जुड़े हुए हैं। बीकानेर से चाहे मरीज को रेफर करना हो जयपुर, या चाहे एम्बुलेंस हो, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ के जो पीबीएम के डॉक्टर्स हैं उनके साथ और कई लोगों के साथ ही मिली भगत करके और पूरा एक अपना रैकेट चलाता है। यानी विक्रम, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सरेंडर बेचने का आरोपी है, सरेंडर जमा करने का आरोपी है, ये पूरा नेक्सस चला रहा है एक सरकारी कर्मचारी होते हुए, इसके साथ निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ भी शामिल हैं। इसके साथ कड़ाई से पूछताछ की जानी चाहिए ताकि उस नेक्सस का भी खुलासा हो। बिल्कुल, ये पूरा एक नेक्सस है और ये लंबे समय से इस तरह के काम करते हैं। और अब जो ये जिला पुलिस की जो विशेष टीम है वो पिछले 3 दिन से इसके घर पे निगरानी रखी हुई थी और रविवार की रात को ही बड़ी संख्या में लगभग 39 सिलेंडर्स जो हैं वो इसके घर से बरामद पुलिस ने किए थे। और वहां से जो 4 लोग जो इसके सहयोगी थे उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और अब जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जो भी लोग इसके पूरे गिरोह में शामिल हैं उन तक पुलिस जो है वो पहुंचने का प्रयास कर रही है। जी विक्रम, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता विक्रम जागरवाल बीकानेर से जानकारी दे रहे थे, जहां भुवनेश शर्मा नाम का एक शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ा है और ऑक्सीजन सिलेंडर की न केवल कालाबाजारी कर रहा है बल्कि कई हॉस्पिटल के साथ भी उसके तार जुड़े हुए हैं और इमरजेंसी में आए मरीजों की, यानी कि जो जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ ये सौदेबाजी करता है उनकी जान बचाने के लिए। न्यूज 18 राजस्थान भी आप लोगों से अपील करता है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें और मास्क जरूर लगाएं। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। झालावाड़ जिले को ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की सौगात मिली है। ब्रिटेन से भारत को डोनेट किए गए ऑक्सीजन प्लांट को दिल्ली से एनडीआरएफ की टीम ने एस्कॉर्ट कर झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज में पहुंचा दिया। अब 2 से 3 दिनों में इस प्लांट को इंस्टॉल कर ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। इस ऑक्सीजन प्लांट की प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है, जिससे हर दिन 100 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर मरीजों को मिलेगा। आपको बता दें, ब्रिटेन ने भारत को 3 ऑक्सीजन प्लांट डोनेट किए हैं, जिसे कार्गो प्लेन के जरिए दिल्ली भेजा गया। उनमें से 1 ऑक्सीजन प्लांट झालावाड़ को दिया गया, जबकि 1 ऑक्सीजन प्लांट अजमेर भेजा गया है। करने हुए पहुंचा है
तो इसमें एनडीआरएफ पूरा सहयोग कर रही है। इससे ट्रांसपोर्टेशन में एनडीआरएफ का पूरा सहयोग रहेगा और इंस्टॉलेशन में एनडीआरएफ पूरा प्रयास करेगी जहाँ तक हमारा हो सके इंस्टॉल करने में उनकी सहायता करेंगे। क्या कैपेसिटी इसकी कितनी है? लगभग 500 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसकी कैपेसिटी है और पर डे के लगभग 103 से 100 सिलेंडर के आसपास है। ये 100 सिलेंडर की जनरेशन कैपेसिटी का ये हमें प्लांट मिला है और इसको हम कोशिश करेंगे अगले 2-3 दिन में इसको इंस्टॉल कर दें ताकि ऑक्सीजन गैस इसी से तैयार होगी और सीधे कोविड वार्ड में इसका सप्लाई होगी, जिससे मरीजों को बहुत फ़ायदा होगा। झालावाड़ जिलों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इससे कि मतलब यहीं मिलने लग जाएगी। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि जहाँ कुछ समय पहले एक प्लांट था, अब एक प्लांट या अगर एक प्लांट राज्य सरकार ने सैंक्शन कर दिया तो 240 सिलेंडर की कैपेसिटी के हमारे मेडिकल कॉलेज में प्लांट हमें मिल जाएंगे। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में ऑक्सीजन किल्लत दूर होने वाली है। पहला लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक जयपुर पहुंच गया। 20 केएल क्षमता वाले इस एलएमओ टैंक से 1700 से 1800 सिलेंडर रोज भरे जा सकेंगे। कोविड मरीजों के लिए न सिर्फ तय समय पर ऑक्सीजन मिलेगी बल्कि अस्पताल में ऑक्सीजन का बैकअप भी रहेगा। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की कोशिशों से जोधपुर शहर में महज 7 दिनों में 120 बेड का कोविड सेंटर तैयार हो गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में अटल कम्युनिटी कोविड रिलीफ सेंटर का सफाई कर्मियों ने पूजन किया, जिसके बाद कोविड सेंटर को एम्स को सौंप दिया गया। इस कोविड सेंटर का हर बेड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम समेत तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस कोविड सेंटर को तैयार करने का जिम्मा एम्स के निदेशक संजीव मिश्रा ने उठाया था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड सेंटर जोधपुर के लोगों के लिए सेवा का बड़ा माध्यम बनेगा। कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में जब देश में कहीं भी इस तरह के चिकित्सकीय संस्थान खड़ा करने के लिए उपकरण संसाधन नहीं मिल रहे हैं, तो भी सभी दोस्तों के सहयोग से, सभी साथियों के सहयोग से, सब ने मिलजुल करके ये संस्थान आज इस तरह से खड़ा किया है कि हम 120 पेशेंट्स यहाँ भर्ती कर सकेंगे, ऑक्सीजन फैसिलिटी के साथ में कर सकेंगे, इंटेंसिव केयर के साथ में कर सकेंगे। इस अवसर पर मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, कि उनके एक निर्देश पर यहाँ एम्स के डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर संजीव मिश्रा जी और उनके सारी टीम ने भी मिलकर के जिस तरह से खुले मन से हमारे साथ सहयोग किया। और लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी दौसा में लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। NH 21 पर वाहनों की आवाजाही में भारी कमी आई है। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा लॉकडाउन के दूसरे दिन सूने पड़े नेशनल हाईवे पर जायजा लेने पहुंचे। हम खड़े हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर। कोविड संक्रमण के चलते राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। संपूर्ण लॉकडाउन के चलते जहां दिन भर यह जो हाईवे है ये यातायात से पूरी तरह अटा पड़ा रहता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन अब वर्तमान में यह हाईवे पूरी तरह बंद पड़ा है। यहाँ पर इक्के दुक्के वाहन आ रहे हैं। जो अनुमत वाहन है वो ही यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य वाहनों को आने नहीं दिया जा रहा है, या फिर जो व्यावसायिक वाहन है उनका उपयोग हो रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो वाहनों की यहाँ पर रेलम पेल लगी रहती थी दिन भर, पूरी तरह वाहनों की आवाजाही यहाँ पर बंद है और हाईवे पूरी तरह सूने पड़े हुए हैं। ऐसे में कोविड संक्रमण के चलते दौसा से निकल रहा ये नेशनल हाईवे 21 पूरी तरह बंद पड़ा है और यहाँ पर सिर्फ ट्रक या फिर व्यावसायिक वाहनों के अलावा अनुमत वाहन ही यहाँ से गुजर रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। सिरोही जिला प्रशासन लॉकडाउन की पालना कराने में अक्षम नजर आ रहा है। लोग बेधड़क मार्केट में घूम रहे हैं, जिससे सिरोही में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। हमारे संवाददाता प्रतीक कुमार ने लोगों की लापरवाही का भी जायजा लिया। प्रदेश में लॉकडाउन लग चुका है। यहाँ पर मैं हूँ सिरोही के सरजावा गेट में हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लॉकडाउन की पालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। लोग हैं जो बेधड़ल्ले से यहाँ पर आ जा रहे हैं। संक्रमण बढ़ने का खतरा जस का तस बना हुआ है। यहाँ पर कैमरे के सामने एक बार बताऊँगा कि देखिए एक बार किस प्रकार लोगों का आना जाना चालू है। पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए,
सिर्फ नाम मात्र की फॉर्मेलिटी करके ही यहाँ पर जज की स्थिति बनाई हुई है। वहीं देखा जाए तो पुलिस की सख्ती जो है साफ तौर से यहाँ पर देखी नहीं जा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस प्रशासन, नगर परिषद और जिला प्रशासन कहीं ना कहीं प्रदेश से लेवल की लॉकडाउन की पूर्णतः पालना करवाने में असक्षम है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए यहाँ का जो मामला जो है संक्रमण फैलने का खतरा जो है लगातार बढ़ता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। कैमरे के माध्यम से एक बार बताऊंगा, देखा जाए तो पुलिस जो है व्यवस्था खुद यानी कि कितनी लाचार व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस खुद जो है यहाँ पर मुक्त दर्शक बनी हुई है। लोग आ जा रहे हैं बिना कोई रोक टोक के आराम से यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी इनको गाइडलाइन की, सरकारी गाइडलाइन की पालना नहीं करवाई जा रही है। न्यूज़ 18 के साथ प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। लॉकडाउन के दूसरे दिन गंगानगर में पुलिस हाई अलर्ट पर है और हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। पुलिस बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। गंगानगर के हृदयस्थल सुखाड़िया सर्किल का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के आज दूसरे दिन भी श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की बात करें तो पुलिस प्रशासन लगातार सजग है और हर चौक चौराहे पर पुलिस जाब्ता पूरी तरह से तैनात है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के सुखाड़िया सर्किल पर मौजूद हैं, जहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाएं तो लोगों की आवाजाही लगातार बरकरार है, लेकिन साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन की टीम हर आने जाने वालों लोगों पर निगाह रखी हुई है कि कहीं वो अनावश्यक और बिना मतलब के तो घर से बाहर नहीं निकले हुए हैं। जिन लोगों के पास बाहर निकलने का कोई वैलिड और जेन्युइन रीज़न नहीं है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ साथ MB एक्ट में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के सुखाड़िया सर्किल चौक का नज़ारा है, जहाँ का आप देख रहे हैं कि किस हद तक सुखाड़िया सर्किल पर इस समय यातायात का दबाव है। ये अपने आप में इंगित करता है कि कहीं ना कहीं अभी भी श्री गंगानगर वासी जो 6 से 11 बजे तक छूट दी गई है उसका बेजा फ़ायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई करने में जुटा हुआ है, लोगों को समझाइश करने में जुटा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी सख्ती की, थोड़ी समझाइश की ज़रूरत बाकी है। साथ ही यदि हम बात करें तो कल की भी बात करें, कल पहले दिन श्री गंगानगर पुलिस ने सैकड़ों की तादाद में कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना के साथ साथ MB एक्ट के सैकड़ों चालान काटे और हज़ारों रुपए का जुर्माना वसूल किया। साथ ही 50 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर भेजा गया जो अनावश्यक सड़कों पर घूम रहे थे और कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना कर रहे थे। अभी का नज़ारा हम देखें तो आप ये देखिए, हम इन पुलिसकर्मी से भी बात करना चाहेंगे कि आखिर लोग कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, किस तरह से लोग कितना कोऑपरेशन मिल रहा है बहुत लोगों को। आप लगातार सर, मैं यातायात पुलिस थाना श्री गंगानगर से FC अमरदीप 1949 तत्काल में यहाँ पर सुखाड़िया सर्किल ड्यूटी दे रहा हूँ। लोग क्या है कि बिना कारण काफ़ी लोग बाहर निकल रहे हैं, कुछ हद तक लोग अंदर भी रह रहे हैं और लोगों को समझाइश करने के बाद हम घर भेज रहे हैं। यहाँ महामारी से संबंधित मास्क नहीं है तो चलान कर रहे हैं। यातायात पुलिस थाना अधिकारी श्री कुलदीप जी चारण एवं पुलिस अधीक्षक महोदय की सहायता से। जो लोग अनावश्यक बाहर निकल रहे हैं भाई जी, वो लोग क्या बहाने बनाते हैं कि क्यों बाहर निकले हुए हैं? अनावश्यक रूप से बाहर निकल रहे हैं। अधिकतर जो मरीज हैं वो कह रहे हैं दवाई लेने के लिए जा रहे हैं। ये सीधा सा हाँ, ये ज़्यादातर चल रहा है। मतलब अभी सख्ती की ज़रूरत है। हाँ, अभी प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है सर। तो ये देखिए, ये वो पुलिसकर्मी हैं जो चौक चौराहे पर लगातार तैनात होते हैं और मुस्तैदी से अपना फर्ज को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी भी श्री गंगानगर वासी हैं जो 6 से 11 बजे तक दी गई छूट का बेजा फ़ायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकल रहे हैं और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन हर आने जाने वाले पर कड़ी निगाह रखे हुए है। कहीं कहीं वो अनावश्यक तो घर से बाहर नहीं निकला हुआ है, यदि वो अनावश्यक घर से बाहर निकला हुआ है, उसके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है और साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। श्री गंगानगर जिले वासियों से एक बार न्यूज़ 18 फिर से अपील करता है कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की ईमानदारी से पालना करें, क्योंकि इसकी पालना करने के बाद ही आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज और अपने शहर को बचा पाएंगे। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और कोरोना संकट में मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं। सत्ता पक्ष के सभी विधायक अब मदद करेंगे। CM सहायता कोष में 1 महीने का वेतन देंगे। महामारी से निपटने के लिए 1 महीने की तनख्वाह दी जाएगी। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने इस बाबत जानकारी दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, एक अच्छी पहल कही जा सकती है, सत्ता पक्ष के सभी विधायक 1 महीने की तनख्वाह कोविड काल में दान करेंगे। हालांकि सरकार पहले पूरा बजट इस पर झोंकने की बात कह चुकी है। क्या
ये सिर्फ सांकेतिक मदद है या इससे दूसरों तक भी एक मैसेज जाएगा, दूसरी पार्टी के नेताओं तक, विधायकों तक, वो भी मदद के लिए आगे आएंगे? बिल्कुल आसिफ, देखिए संकट के इस समय में सभी लोग जो है मदद के लिए आगे आ रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी मदद का ये हाथ बढ़ाया है और ये केवल मदद नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी है। दूसरे लोग भी इससे सबक लेते हैं। जहां तक दूसरे दलों के नेताओं की बात है तो विपक्ष के जो विधायक है वो पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि वो अपने 1 माह का वेतन देंगे मुख्यमंत्री सहायता कोष में कोरोना से मदद के लिए। और अब जो है वो सत्ता पक्ष के विधायक भी, जिस तरह की मंशा थी मुख्यमंत्री की कि सभी लोग मदद के लिए आगे आए, पिछले दिनों हमने देखा कि IAS एसोसिएशन, RAS एसोसिएशन, इन तमाम संगठनों ने जो है वो अपना कुछ हिस्सा जो है वेतन का वो मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया। तो सत्ता पक्ष ने यह तय किया है कि उनके जितने भी सभी विधायक है, अभी तकरीबन 106 विधायक जो है वो सत्ता पक्ष के हैं, तो वो अपने 1 माह का वेतन कोरोना से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में देंगे। और आसिफ केवल इतना ही नहीं बल्कि विधायक कोष का जो पैसा मिलता है विधायकों को, वो उसका भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो कोरोना महामारी से लड़ने में ही जो है वो दिया जाएगा। जिस तरीके से कल फैसला हुआ कि विधायकों को जो सालाना 2.25 करोड़ रुपए मिलते थे विकास कार्यों के लिए, वो राशि अब बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। लेकिन इसमें से जो 3 करोड़ की राशि है वो फ्री वैक्सीनेशन के लिए, जो 18 से 45 साल के उम्र के लोगों के लिए जो फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान सरकार ने किया है, तो तकरीबन 600 करोड़ रुपए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिए जाएंगे विधायकों के फंड का जो पैसा है। इसके अलावा विधायकों को जो राशि मिलती है उसमें से 1 करोड़ की राशि जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर खर्च होगी और 25 लाख रुपए जो है वो जरूरतमंदों को भोजन आदि की व्यवस्था पर जो है वो खर्च करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। तो विधायकों को जो 5 करोड़ की राशि मिलती है उसमें से केवल 75 लाख रुपए के आसपास की राशि ही केवल वो अपने स्थानीय क्षेत्र में विकास के लिए खर्च कर पाएंगे। बाकी पूरी राशि जो है वो एक तरीके से कोरोना महामारी से लड़ने में काम आएगी। और आज ये जो निर्णय लिया गया सत्ता पक्ष की ओर से कि 1 महीने का वेतन जो है वो दिया जाएगा मुख्यमंत्री सहायता कोष में, तो ये भी एक बड़ी मदद जो है वो साबित होगी। जी दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो महामारी से निपटने के लिए सत्ता पक्ष के सभी विधायक अपने 1 महीने का वेतन दान में देंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।